नमस्कार दोस्तों, आज मैं तितली कहानी के द्वितीय खंड के प्रथम अध्याय को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पूस की चांदनी रात है और शीतलता जो है वो स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है। और जब ठंड की शुरुआत होती है तो जो सुनसान रात होता है उसमें लोग बैठे हुए हैं, जगह जगह अलाव जल रहे हैं और ठंडी पवन जब अमराइयों में हरहराहट उत्पन्न करती है तो स्पर्श न होने पर भी गाढ़े के कुर्ते पहनने वाले किसान अलावों की ओर खिसकने लगते हैं। और महुआ के वृक्ष के पीछे खड़ी होकर शैला इन सब दृश्यों को देख रही हैं और वो देखती हैं कि एक अलाव जल रहा है जिसके चारों ओर 6-7 किसान बैठे हुए तम्बाकू पी रहे हैं और एक दो के पास ही ठंड से बचने की उपाय है और सारे लोग जितने भी हैं वो सब कुर्ते और इकहरी चादरों में ठंड से ठिठुर रहे हैं, हू हा हा कर रहे हैं। और इतने में शैला महुए की छाया से हटकर उन लोगों के सामने आ जाती हैं और सभी भग कर रह जाते हैं। सबकी बातचीत बंद हो जाती है और सभी असमंजस में पड़ जाते हैं और कि मेम साहब को क्या कहें ना कहें, क्योंकि सभी शैला को पहचानते थे। तो शैला ने ही शुरुआत की और उसने पूछा कि ये अलाव किसका है। महंगू महतो का है, ऐसा एक बच्चे ने उनको बताया है, एक 16 साल के लड़के ने उनको बताया है। इतने में मधुबन भी आ जाता है और मधुबन पूछता है कि क्या हुआ। तो वो 16 साल का लड़का जो रामजस था वो बताता है मधुबन को कि कुछ नहीं, मेम साहब पूछती थी कि ये अलाव किसका है, वही मैंने बताया है। बात आगे बढ़ती है और ये अलाव जिसके घर के सामने जल रहा है, महंगू महतो के घर के सामने, वही चीलम का तम्बाकू का प्रबंध करता है और 2-4 किसान लड़के बच्चे उस जगह प्रायः एकत्र रहते हैं। महंगू की चीलम कभी ठंडी नहीं होती है। पुराना किसान है, बूढ़ा है और उस गांव के सबसे अच्छे जो खेत के टुकड़े हैं उसकी जोत में थे। लड़के और पोते गृहस्थी करते थे और वो बैठकर तम्बाकू पिया करता था। उसने भी मेम साहब का नाम सुना था, शैला की दयालुता से परिचित भी था और सोच रहा था कि कभी मौका मिले तो मेम साहब की सेवा में कर लूँ। अचानक से शैला ने मधुबन से पूछा कि बाटली साहब की जो कोठी है, क्या तुम उसको जानते हो? तो मधुबन उनको बताता है कि नहीं मेम साहब, मैं उन्हें क्या जानूँ, बाटली साहब कौन थे, महंगू महतो बता सकते हैं। तो महंगू महतो बताता है कि वो जो बाटली साहब थे उनके बारे में मुझसे पूछिए और मेरा रुआं रुआं उन्हीं लोगों के अन्न का पला हुआ है। तो शैला बड़ी खुश होती हैं और उनसे पूछती हैं तो बताओ कि तुम उनके बारे में क्या जानते हो। तो महंगू महतो बताता है कि बाटली साहब को मैं जानता हूँ, बड़े कठोर थे, दया का थोड़ा सा भी भाव उनके अंदर नहीं था। लेकिन उनकी जो बहन थी जेन, वो माया ममता की प्रतिमूर्ति थी, बड़ी ही दयालु थी और कितने ही बाटली के सताए हुए लोग उन्हीं के रुपए से छुटकारा पाते थे, जो लोगों को वो छुपा कर देती थी। और मुझ पर तो उनकी इतनी बड़ी दया थी कि मैं लड़कपन से ही उनकी सेवा में रहता था और जितनी भी आप मेरी गृहस्थी देख रही हैं, ये सब खेती बाड़ी देख रही हैं, ये सब उनकी ही दी हुई है। और उनके जाने के समय मैं बहुत रोया था। और यह कहते कहते बूढ़ा रोने लगता है। शैला और बातें सुनने के लिए उसको टोकती है कि अच्छा तुम वहाँ नौकरी करते थे जो उनकी नीली कोठी थी वहाँ। तो महंगू महतो बोलता है कि अरे मेम साहब, वो नीली कोठी अब कहाँ रही, वो तो अब भूथी कोठी हो गई, अब तो गिर भी रही है। जेन के कई बच्चे वहाँ मर गए हैं। वह अपने भाई से बार बार कहती थी कि मैं देश जाऊँगी, पर बाटली ने जाने न दिया। जब बाटली साहब मरे तभी जेन का यहाँ से जाना हुआ और जब जेन जाने लगी तो वो मुझसे कह के गई थी कि महंगू जब बाबा होगा तो तुमको बुलाऊंगी, उसे खिलाने के लिए आना। और मैं दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकूंगी, ऐसा वो कहती थी। वो चली गई, उनका कोई पक्का समाचार नहीं मिला। पीछे एक साहब से जब वहाँ का बंदोबस्त करने आया तो सुना कि जेन के पति स्मिथ साहब बड़ा पाजी है, उसने जेन का सब रुपया उड़ा डाला, वो बेचारी दुखी है और
मैं बहुत परेशान हो गया, पर यहाँ से कर भी कुछ नहीं सकता था। शैला चुपचाप सुन रही थी और उसके मन में आंधी उठ रही थी और मुख पर धैर्य की शीतलता थी। और उसने महंगू को कहा कि महंगू, मैं तुम्हारी मालकिन को जानती हूँ। महंगू बड़ा उत्साहित होता है और पूछता है कि क्या अभी जी रही है मेरी मेम साहब? तो शैला बताती है कि नहीं, वो मर गई हैं और उनकी एक लड़की है। तो महंगू बड़ा इच्छा जाहिर करता है कि काश उनकी बेटी से मैं मिल पाता। शैला उसको आश्वासन देती है कि जब ऐसा वक्त आएगा तो तुम उससे मिल लोगे। इतना सब बात होने के बाद शैला मधुबन को नीली कोठी तक ले चलने को कहती हैं और साथ में रामजस भी चलता है। आगे आगे मधुबन है, बीच में शैला है और उस काली सर्द रात में पीछे पीछे रामजस भी है और तीनों मिलकर कोठी की तरफ चढ़ते हैं। और रास्ते में बातें होती हैं और मधुबन बताता है मेम साहब को कि मैं भी खेती ही करता हूँ और मेरा काम खेती से चल जाता है और मेरी बहन भी यहीं रहती है और 2-3 बीघे की खेती है और मेरी बहन जो है वो ही सारा प्रबंध करती है, तो वो ही मेरा घर चलाती है। तो शैला बोलती है कि तुम्हारा इतने से गुजर कैसे चलता है, तुम शिकार क्यों नहीं करते? तो मधुबन बोलता है कि कभी कभी मछली पर बंसी डाल लेता हूँ, और कौन सा शिकार करूँ। शैला फिर पूछती है कि तुम्हारी बहन यहीं रहती है? तो मधुबन बताता है कि हाँ मेम साहब, उसी ने मुझे पाला है। कहते हुए मधुबन ने कहा, देखिए यह गड्ढा है, संभल कर आइए। अब हम लोग कच्ची सड़क पर आ गए हैं और वो कच्ची सड़क पर चलने लगते हैं। अब मधुबन से शैला तितली के बारे में पूछती हैं कि तितली कहाँ है, दिखाई ही नहीं पड़ रही। जब से रामनाथ उसको लेकर गए तब से उसका पता ही नहीं लगा कि उसका क्या हाल है। मधुबन अन्यमनस्क सा कंधा उठा देता है और शैला फिर पूछती हैं कि बोलो मधुबन, तुम बोलते क्यों नहीं? तो मधुबन उनको बताता है कि उस दिन से वह बेचारी पड़ी है और सुना है कि तहसीलदार ने बेदखली कराने का पूरा प्रबंध कर लिया है। मेम साहब, गरीब की कौन सुनता है, आप ही कहिए ना। किसी ब्याह में रमुआ ने 10 रुपये लिए, वह हल चलाता मर गया। जिसका ब्याह हुआ उस 10 रुपये से वह भी उन्हीं रुपयों में हल चलाने लगा। उसके भी लड़के यदि हल चलाने के डर से घबराकर कलकत्ता भाग जाएं तो इसमें बाबा जी का क्या दोष है? शैला ने कहा, कुछ भी नहीं। फिर आप तो जानती नहीं, यह तहसीलदार पहले मेरे यहाँ काम करता था, गोदाम वाले साहब से एक बात पर लड़ाई करवा दिया मेरे पिताजी की, और मुकदमे में जब मेरा सब कुछ साफ हो गया तो यह धामपुर की छावनी में नौकरी करने लगा। इसको दानव की तरह लड़ने का चस्का है, सो भी अदालत का, नहीं तो किसी एक दिन इसकी लड़ने की साध मिटा देता। मैं किसी दिन इसकी नस तोड़ दूं तो मुझे चैन मिले। इसके कलेजे में कतरनी से कीड़े दिन रात कलबलाया करते हैं। तो शैला बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं और बोलती है कि यह तहसीलदार तुम्हारे यहाँ काम करता था। अब मधुबन घबराता है और बोलता है कि अरे मेम साहब, मैं ये बातें जो हैं वो क्रोध में कह गया और मैं एक साधारण किसान हूँ शेरकोट का, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और चलते चलते शैला ने कहा, क्या कहा? शेरकोट ना? हाँ, तहसीलदार ने कहा था कि शेरकोट ही बैंक बनाने के लिए अच्छा स्थान है। कहाँ है वह? तो मधुबन गुस्से से गुर्रा उठता है और ठंडी रात में अपना क्रोध दमन करने से उसको पसीना आ जाता है और वो बोलता कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो शैला की इज्जत करता है। शैला भी सामने एक ऊंचा सा टीला देखकर अन्यमनस्क हो गई और चांदनी रात में रहस्य के स्तूप सा उदास बैठा था। रामजस सहसा पीछे से चिल्ला उठा, अब तो पहुंच गए मधुबन भैया। और शैला चुपचाप टूटी हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगती है। उस नीरज रजनी में पुरानी कोठी बहुत दिनों के बाद 3 नए आगंतुकों को देखकर जैसे व्यंग की हंसी हंसने लगती है और तीनों वहां पर दलान में पहुंचते हैं कि तब तक जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि एक सियार उसमें से निकलकर भागता है और शैला डर जाती है, लेकिन वो साइड से वो निकल जाता है। मधुबन चुप है, लेकिन उसके मन में शेरकोट में बैंक बनाने की बात आ गई है और चुपचाप पत्थर पे बैठ गया है और अंदर अंदर सोच रहा है। और शैला वहीं पर
पत्थरों की पुरानी चौकियों में से एक पर बैठकर सूखती हुई झील को देखने लगती हैं। देखते देखते उसके मन में एक विषाद और करुणा का भाव जागृत होता है और वो उदास होने लगती है। और शैला को ऐसा लगता है कि जिस पत्थर पर वो बैठी है उसी पर उसकी माता जैन भी आकर अपने दुख के क्षणों में बैठा करती होंगी। और उसके बाद वहाँ पर बैठकर वो बहुत कुछ सोचने लगती हैं, अपनी स्मृतियों में जाती हैं, अपनी माता के बारे में सोचती हैं और सोचती हैं कि मेरी माता की कितनी ही सुखद स्मृतियाँ यहाँ पर शून्य में विलीन हो गई होंगी। और अपनी माँ के बारे में सोचती हैं कि अंतिम दिनों में इस जगह के बारे में कितने ही स्मरण उनको आते होंगे। वह इस छोटी सी झील में कितनी ही बार छोटी सी नाव पर कितनी बार घूम कर आई होंगी। और यही सब सोचते सोचते वो बैठी हैं वहाँ पर और मुंह ढककर सिसकने लगती हैं, रोने लगती हैं। और माँ की याद आने से जैसे उनकी माँ स्मृति मात्र से ही उन्हें सहलाने लगती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इस भयावह खंडहर में मेरी माता का स्नेह बिखरा पड़ा हुआ है। और ऐसा जीवन में उनको पहली बार महसूस होता है और वो बहुत वहाँ से जुड़ा हुआ महसूस करने लगती है। इतने में मधुबन और रामजस उसको बताते हैं कि रात बहुत हो चली है, चलिए अब हम लोगों को चलने का समय हो गया है, क्योंकि घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को आधी रात हो जाएगी। शैला निस्तब्ध टीले से नीचे उतरने लगती हैं। मधुबन और रामजस उसके आगे और पीछे हैं। वह यंत्र चालित पुतली की तरह पथ अतिक्रमण करती हुई चलने लगती है और मन में सोचती चलती है। अतीत की जीवन की घटनाएं उसके मन में आने लगती हैं। पिता का अत्याचार, उनकी गलत आदतें, उनकी गलत लीलाएं, अपनी माता जैन के छटपटाते हुए कष्टमय जीवन से छुट्टी पाना, उस प्रभाव की भीषणता में अनाथिनी होकर भिखमंगों और आवारों के दल में जाकर पेट भरने की आरंभिक शिक्षा, धीरे धीरे उसका अभ्यास, फिर सहसा इंद्रदेव से भेंट, संध्या में क्रमशः प्रकाशित होने वाले नक्षत्रों की तरह उसके शून्य, मलिन और उदास अंतस्तल के आकाश में प्रज्वलित होने लगते हैं। वह सोचने लगती हैं कि नियति कैसी है कि इतने समुद्र के पार भी मुझे लेकर आई है और चिरकाल के अतीत को वर्तमान से क्षण भर में जोड़ देती है और अपरिचित मानवता सिंधु में से उसी एक से परिचय करा देती है जिससे जीवन की अग्रगामिनी धारा अपना पथ निर्दिष्ट करती है। कहाँ भारत, कहाँ मैं और कहाँ इंद्रदेव। और फिर तितली, जिसके कारण मुझे अपनी माता की उदारता के स्वर्गीय संगीत सुनने को मिले, यह पावन प्रदेश देखने को मिला। उसके मन में अनेक दुराशाएं जाग उठी और वह संतुष्ट थी। अभावपूर्ण जीवन इंद्रदेव की कृतज्ञता में आबद्ध और संतुष्ट था, किंतु इस दृश्य ने उस कर्म क्षेत्र में उतरते हुए एक स्पर्धा में आमंत्रण दिया। किंतु इस दृश्य में उसने कर्म क्षेत्र में उतरने के लिए एक स्पर्धा में आमंत्रण दिया और उसका सरल जीवन जैसे चतुर और सजग होने के लिए व्यस्त उठा। वह कच्ची सड़क से धीरे धीरे चली जा रही थी। पीछे से मोटर की आवाज़ सुन पड़ी। वह हटकर चलने लगी, किंतु मोटर उनके पास आकर रुक गई और भीतर से अनवरी ने पुकारा, मिस शैला हैं क्या? शैला ने कहा, हाँ। अब मिस अनवरी उनको छावनी पर चलने के लिए अनुरोध करती हैं कि चलिए ना, छावनी पर ही चल रही हैं तो आ जाइए। शैला बोलती हैं, धन्यवाद, आप चलिए, मैं आती हूँ। पर अनवरी सहज में छोड़ने वाली तो थी नहीं। उसने गाड़ी में बैठे हुए कृष्ण मोहन को बोला कि यह तुम्हारी मामी हैं, उन्हें जाकर बुला लाओ। शैला उस फुसफुसाहट को सुनने के लिए ठहरी नहीं। वो आगे की ओर बढ़ गई थी, लेकिन गाड़ी से उतरकर कृष्ण मोहन उनके पास आता है और बोलता है कि आप हमारे साथ चलें। शैला कृष्ण मोहन का अनुरोध टाल न सकी और मोटर के प्रकाश में उसका प्यारा मुख अधिक आग्रहपूर्ण और विनीत दिखाई पड़ा। और शैला मधुबन से कहती है कि मधुबन, कल छावनी पर अवश्य आना। कृष्ण मोहन के साथ शैला मोटर पर बैठ गई हैं और छावनी की ओर चल दी हैं। और इस खंड में जो मुझे बात अच्छी लगी वो कहानी का जो प्रथम दृश्य है, जिसमें शीतल पवनों की हड़हड़ाहट से लोग कैसे
ठंड में हू हा कर कर बजते हैं। तो ये सब जो प्रसाद महोदय ने दृश्य में ले जाने के लिए दृश्य को जो रचा है वो बहुत ही मार्मिक है। और उसके बाद जो मिस सैला के अतीत से जुड़ने की जो ये प्रथम चरण है, ये बहुत ही मुझे टची लगा कि अब वो अपनी माता के बारे में सोच रही हैं, उनकी माता का कैसे अंतिम समय कटा, कैसे वो अपने पिता के अत्याचार से अपनी माता को लड़ते हुए देख रही हैं अपनी स्मृतियों में। तो ये मुझे बहुत टच कर गया। लेकिन एक आशा जगी है यहाँ पर कि अब शायद कहानी में एक बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है, एक बहुत अच्छी चतुर महिला दिखने वाली हैं। तो कहानी के इस खंड के अगले अध्याय में पुनः मैं जल्दी ही आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत नमस्कार।